मेहनती मधुमक्खी गुंजन। एक समय की बात है, एक विशाल जीवंत घास का मैदान था जहां हर रंग के फूल ऐसे बिखरे थे जैसे किसी दिव्य चित्रकार ने धरती पर अपनी सबसे सुंदर कृति उकेरी हो। ऊंचे गर्व से खड़े सूरजमुखी से लेकर नाजुक शर्मीले वायलेट तक हर पौधे के पास एक गहरा रहस्य था, नए जीवन को जन्म देने की क्षमता। लेकिन ये क्षमता अधूरी थी क्योंकि उनके छोटे छोटे परागकण जो बीज बनाने के लिए अनिवार्य थे, अपनी ही कलियों में फंसे थे। वे न तो दूसरे फूलों तक पहुंच सकते थे और न ही अपने ही सही हिस्सों तक। ये घास का मैदान सुंदर था, पर उसका भविष्य, उसका अस्तित्व एक विशेष प्रकार की मदद पर निर्भर करता था। प्रकृति की रंगशाला में प्रवेश करते हैं कीट। ये सिर्फ कोई साधारण कीट नहीं थे, बल्कि मेहनती मधुमक्खियों, फड़फड़ाती तितलियों और यहाँ तक कि छोटे भिनभिनाते होवरफ्लाई की एक समर्पित टीम थी। वे उस महान कार्य से अनजान थे जो वे कर रहे थे। वे बस अमृत की मीठी सुगंध और पंखुड़ियों के चमकीले आकर्षक रंगों से खिंचे चले आते थे। उनके लिए ये भोजन की तलाश थी, जीवन का एक साधारण चक्र, पर उनके अनजाने में वे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य का हिस्सा थे, परागण का नृत्य। सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था और घास का मैदान जाग रहा था। एक मेहनती श्रमिक मधुमक्खी जिसका नाम गुंजन था, एक चमकीले लाल खसखस की ओर उड़ चली। जैसे ही वे उसकी मखमली पंखुड़ियों पर धीरे से उतरी, उसके रोमिल पैर और शरीर खसखस के पराग कोशों से टकराए और सुनहरे पराग की एक परत उस पर जम गई। अनजाने में गुंजन फिर एक और खसखस की ओर उड़ गई जो अपने समान रूप से मोहक अमिल से उसे खींच रहा था। जैसे ही वो इधर उधर घूमी, पहले खसखस का कुछ पराग दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर रगड़ खाकर चिपक गया, जो फूल का एक चिपचिपा ग्रहणशील हिस्सा था। ये एक छोटी सी घटना थी, पर प्रकृति के लिए एक विशाल कदम। इसी बीच एक राजसी मोनार्क तितली जिसका नाम लूना था, एक बैंगनी लैवेंडर झाड़ी से एक पीली डेजी तक खूबसूरती से नाचती रही। हर नाजुक लैंडिंग के साथ वो भी अपने पैरों और प्रोबोस्किस यानी सूंड पर पराग के छोटे छोटे दाने ले जाती थी, उन्हें एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित करती थी। होवरफ्लाई हालांकि कम आकर्षक थे, लेकिन उतने ही प्रभावी थे। छोटे कम ध्यान देने वाले फूलों के बीच फुर्ती से उड़ते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी आनुवांशिक सामग्री साझा की जाए। इस पराग का निरंतर अचेतन आदान प्रदान अथक कीटों द्वारा किया गया था। गति में एक चमत्कार था। ये परागण था वो महत्वपूर्ण पुल जिसने पौधों को अपने बीजांडों को निषेचित करने और बीज पैदा करने की अनुमति दी। कीटों के बिना फूल बिना संतान के मुरझा जाते, फल नहीं बनते और घास का मैदान धीरे धीरे फीका पड़ जाता। जीवन का ताना बाना। गुंजन और लूना जैसे कीटों की दुनिया सिर्फ फूलों और अमृत तक सीमित नहीं थी। वे एक विशाल जटिल ताने बाने का हिस्सा थे जहां हर धागा दूसरे से जुड़ा हुआ था। गुंजन की बस्ती एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता घास के मैदान के किनारे एक पुराने ओक के पेड़ में छिपा था। हर सुबह रानी मधुमक्खी के आदेश पर हजारों श्रमिक मधुमक्खियां बाहर निकलती थीं। उनका लक्ष्य केवल अमृत और पराग इकट्ठा करना होता था, लेकिन उनके हर उड़ान में, हर फूल पर उनके उतरने में वे जीवन के चक्र को आगे बढ़ा रही थीं। लूना अपनी लंबी यात्राओं के लिए जानी जाती थी। वो सिर्फ एक घास के मैदान तक सीमित नहीं थी, वो मीलों का सफर तय करती थी। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पराग ले जाती थी। उसकी यात्राएं सिर्फ भोजन की तलाश नहीं थी, बल्कि आनुवांशिक विविधता का प्रसार भी थी, जो पौधों को मजबूत और अधिक लचीला बनाती थी। जब लूना एक नए क्षेत्र में पहुंचती तो वहां के फूलों को ऐसे पराग मिलते थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, जिससे नई और मजबूत प्रजातियों के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती थी। छोटे भृंग जो अक्सर मिट्टी में या फूलों की गहराई में छिपे रहते थे, भी इस महान कार्य में लगे थे। वे फूलों के अंदर रेंगते, पराग से ढक जाते और फिर दूसरे फूलों में चले जाते जहां वे अनजाने में परागण करते थे। चमगादड़ जो रात में सक्रिय होते थे, कुछ खास प्रकार के फूलों के परागण में मदद करते थे जो रात में खिलते थे और अपनी तीव्र सुगंध से उन्हें आकर्षित करते थे। यहाँ तक कि चींटियां भी जो अक्सर जमीन पर चलती थी, कुछ पौधों के पराग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती थी, खासकर उन पौधों के लिए जिनके फूल जमीन के करीब होते थे। चुनौतियां और लचीलापन। हालांकि ये जीवन का नृत्य हमेशा आसान नहीं था।
कभी कभी भयंकर तूफान आते थे जो फूलों को तोड़ देते थे और कीटों को अपने छत्तों में वापस धकेल देते थे। कभी कभी सूखे की स्थिति होती थी जिससे अमृत और पराग दुर्लभ हो जाते थे और कीटों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। मानव हस्तक्षेप जैसे कि कीटनाशकों का उपयोग या आवास का विनाश भी इस नाजुक संतुलन के लिए एक बड़ा खतरा था। एक बार एक लंबे सूखे के बाद घास का मैदान मुरझाने लगा था। फूल अपनी चमक खो रहे थे और कीटों की संख्या कम हो रही थी। गुंजन और उसकी साथी मधुमक्खियां मुश्किल से पर्याप्त अमृत इकट्ठा कर पा रही थीं। लूना की उड़ानें छोटी हो रही थीं और उसकी ऊर्जा कम हो रही थी। ये एक संकट का समय था जहां प्रकृति का संतुलन डगमगा रहा था। लेकिन प्रकृति में लचीलापन भी होता है। जैसे ही पहली बारिश की बूंदें गिरी, घास का मैदान फिर से जीवंत हो उठा। मुरझाए हुए फूल फिर से खिलने लगे और अमृत की धाराएं फिर से बहने लगी। गुंजन और उसकी साथी मधुमक्खियां फिर से उत्साह से काम पर लग गई और लूना ने अपनी लंबी यात्राएं फिर से शुरू कर दी। इस संकट ने उन्हें सिखाया कि जीवन कितना अनमोल है और कैसे हर छोटा प्रयास मायने रखता है। अदृश्य नायक। कीटों का ये काम अक्सर अदृश्य रहता है। हम फूलों की सुंदरता और फलों की मिठास का आनंद लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी उन छोटे जीवों के बारे में सोचते हैं जो इन्हें संभव बनाते हैं। वे प्रकृति के अदृश्य नायक हैं जो बिना किसी पहचान या पुरस्कार की उम्मीद के अपना काम करते हैं। गुंजन, लूना और अनगिनत अन्य कीट सहायकों के अथक परिश्रम के कारण घास का मैदान फलता फूलता रहा। नए बीज बने जो अगली वसंत में नए पौधों के रूप में अंकुरित होने के लिए तैयार थे। फल पक गए। जानवरों और मनुष्य दोनों के लिए भोजन प्रदान करते हुए कीट अपनी स्वयं की आजीविका की तलाश में अनजाने में पूरे पारिस्थितिक तंत्र की निरंतरता और सुंदरता सुनिश्चित कर रहे थे। वे स्वाहट के जीवन के शांत, भिन्न-भिनाते वास्तुकार थे, ये साबित करते हुए कि सबसे छोटे जीव भी प्रकृति के प्रजनन की भव्य टेपेस्ट्री में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये एक ऐसी गाथा थी जो सदियों से चली आ रही थी और जब तक फूल खिलते रहेंगे और कीट उड़ते रहेंगे तो भी चलती रहेगी। जीवन का एक शाश्वत गान जो परागण के माध्यम से गाया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति में कोई भी छोटा नहीं होता। हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कीटों का ये अथक कार्य हमें याद दिलाता है कि हमें इस नाजुक संतुलन का सम्मान करना चाहिए और उन छोटे नायकों की रक्षा करनी चाहिए जो हमारी दुनिया को इतना सुंदर और फलदायी बनाते हैं।